आज ही हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने रख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो हमारा ये हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा, सूरदास के गुरु कौन थे? पहला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? चारों विकल्प आपके सामने, देखते हैं कौन बताता है। सही जवाब इसका कौन देता है? तो सही जवाब होगा सी, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास हिंदी में साहित्य काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अष्टग्रहणी थे। महाकवि सूरदास वात्सल सम्राट में माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें अब 500 पद ही उपलब्ध हैं। सूर सागर में संकलित है। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी और उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में शिक्षा देकर कृष्ण लीला के पद पर गाने का आदेश दिया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा यति। छंद में नियति वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण में के अंत में होती है, लेकिन बड़ी छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति विराम होते हैं। तो आपको समझ में आया यति किसे कहते हैं? छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होता है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति विराम होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चारों विकल्प आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब दीजिए। सही जवाब इसका होगा पूर्ण विराम। इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब पूर्ण विराम। डी इसका सही जवाब, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। डी इसका सही जवाब पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पूर्णरक्त और युग्म शब्दों में मध्य में किया जाता है। और अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है। अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, अमरस क्या है? तो अमरस क्या है? आपके सामने चारों जवाब हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो अमरस क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? अमरस क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? अमरस क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एक संचारी भाव। अमरस एक संचारी भाव है। बी इसका सही जवाब। अमरस एक संचारी भाव है, बी इसका सही जवाब। अमरस एक संचारी भाव है, बी इसका सही जवाब। अमरस एक संचारी भाव है, बी इसका सही जवाब। बी इसका सही जवाब अमरस। बी ऑप्शन सही होगा इसका सही जवाब अमरस। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, कबीर दास की भाषा कौन सी थी?
तो बताइए कबीरदास की भाषा कौन सी थी। देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो इसका डी, डी इसका डी ऑप्शन इसका सही जवाब, डी इसका सही जवाब, डी, डी इसका सही जवाब सदुक्कड़ी, डी इसका सही जवाब, डी इसका सही जवाब। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्त काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी। इसी कारण इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। किंतु राजस्थानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली मिश्रित भाषा की अधिकता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कई सारी भाषाओं का एक मिश्रण हो गया है जिसे पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, और इसी को जो है इसी को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो ये निर्देश प्रश्न 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी का चीर का अर्थ। चारों विकल्प आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नारी का अपमान करना, या शर्मनाक कार्य, या कभी समाप्त ना होना, या सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ का सही जवाब होगा सी, सी इसका सही जवाब, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी चीर का अर्थ कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी चीर का मुहावरे का अर्थ कभी समाप्त ना होने वाला एक या अनंत है। तो इसका सही जवाब सी, सी इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब। द्रौपदी चीर का अर्थ कभी समाप्त ना होना, सी ऑप्शन इसका सही जवाब, सी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, कूपमंडूक होने का अर्थ है। कूपमंडूक होने का अर्थ है। चारों विकल्प आपके सामने। इसका सही बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब दीजिए, सही जवाब क्या होगा। कुमंडूक होने का अर्थ कुएं में गिरना, या मूर्ख होना, या मात देना, या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा डी, डी इसका सही जवाब, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कुमंडूक होना, कुमंडूक होने का अर्थ सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। तो कुमंडूक का अर्थ सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव। तो इसका सही जवाब होगा इसका डी, डी इसका सही जवाब। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। चारों ऑप्शन आपके सामने। पूर्व और उत्तर बीच की दिशा को क्या कहते हैं, एक शब्द चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब बी, बी इसका सही जवाब, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको ध्यान में रखिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये आपके आगे आने वाले पेपरों में आ सकता है। पूर्व और उत्तर की दिशा, ये आपका जो है ये आपका होगा बी ऑप्शन, बी, बी, बी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, ईशान कहते हैं इसका। एक वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय तो सिंपल ही है, फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बी वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा गोलाकार घेरा। तो नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी समास, अवयवी भाव समास का चयन कीजिए।
तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव का समास चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, तो आओ देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब बी। बी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव का समास चयन कीजिए। तो इसका बी अव्ययी भाव होगा बी, आजीवन। आजीवन इसका अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अवयव तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान रखिए, जिस समास का पहला सब अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आंजम, आजीवन इत्यादि इत्यादि। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आंजम, आजीवन इत्यादि इत्यादि। तो अव्ययी समास इसमें चारों में से अव्ययी समास होगा आजीवन। जो ये आ है और ये पहला पद इसमें प्रधान है, इसलिए इसका अव्ययी समास आजीवन होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 11 नंबर, क्वेश्चन 11। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है। देखो, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, तो इसका सही जवाब होगा डी। डी इसका सही जवाब। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे इसमें ठीक समय पर आया है और हमने आपको बताया कि वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी। तो इस प्रकार के सभी वाक्यों में अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर समय के, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा, इसके चारों ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब होगा पूजा घर, पुजारी, या घर सवारी, या गुफा, बड़ी गुफा, या देवालय, अश्वशाला। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा होगा। मंदिर मदिरा। तो कुछ समय आपको देते हैं, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा मंदिर और मदिरा। तो इसका सही जवाब होगा देवालय और अश्वशाला। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब डी। डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर। मंदिर का अर्थ देखिए किस ये डी ऑप्शन कैसे होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर। मदिरा का अर्थ है अश्वशाला। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर, और मंदिर का अर्थ है अश्वशाला या होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 13। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो चारों विकल्प आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा, इसमें से मिश्र वाक्य बताना है। इसमें से मिश्र वाक्य क्या होगा। तो इसमें से मिश्र वाक्य क्या होगा। तो इसका मिश्र वाक्य होगा डी इसका सही जवाब। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यही सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा, मिश्र वाक्य है ये, मिश्र वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। क्योंकि इसमें ज्यों, जिन वाक्यों में एक
प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित गौड़ उपवाक्य होता है, तो दोनों वाक्य आपस में जब तब देखिए, जहाँ पर जब तब जहाँ वहाँ अगर इत्यादि जुड़े हों तो उन वाक्यों में मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। ज्यों त्यों, यहाँ वहाँ, जब तब। तो इस प्रकार से वाक्य जब जुड़े होते हैं तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती वहाँ भीड़ जुट जाती। तो यहाँ ज्यों जोड़ रहा है, ज्यों, और राम नहीं आती तो यहाँ पे तो आया है, तो से जुड़ा है, गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो जहाँ इसमें जहाँ दिया है जहाँ राधा नाचती है, तो इसमें ये सभी जो हमने आपको बताया ये मिश्र वाक्य हैं, मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा, तो हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये जो पंक्ति दी है, काव्यांश दिया है, तो ये पंक्ति अब काव्यांश क्या कह रही है, इसको पढ़ करके हम इसी से जवाब निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो 14, इसी का जैसे 14 दिया है पंक्ति अब वाक्यांश का, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, उसको उसी में पढ़कर निकालता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, या खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो ये पहला इसका राइट आंसर होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। उस वाक्य में कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा अपना अगला क्वेश्चन है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, ये आपको बताना है, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं। तो उस वाक्यांश में कवि जो है सूखे पत्ते किसके प्रतीक को बता रहा है। तो कवि जो प्रस्तुत वाक्यांश में कवि मन के सूनेपन, तो इस मन के सूनेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्ते से की है। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा सी इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। किन कलियों का पर बहार का आगमन हुआ, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ। जो वाक्यांश दिया है उस कवि में क्या कह रहा है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ। तो इसमें आप भाव रूपी कलियों पर, विचार छोटी नई कलियों पर, या सूक्ष्म कलियों पर, विचारों की कलियों पर। तो ये 16 का बी होगा, विचारों की कलियों पर। प्रश्न में दिए गए काव्यांश कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 17, गहनता की फसल से कवि का क्या अर्थ है। गहनता की फसल से कवि का क्या अर्थ है। तो विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहे लहती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो इसमें से सही जवाब आपका क्या होगा। तो इसका सही जवाब, गहनता की फसल से कवि क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ए, गहनता की फसल में से कवि का आस्य विचारों की परिपक्वता से है। जो विचार हैं उसमें परिपक्वता है, तो कवि विचारों की परिपक्वता को व्यक्त करता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके सामने, रिक्त स्थान देते हुए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनना है आपको। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें आप जो उचित विकल्प इसमें भरना है, तो किस उचित विकल्प ब्लैंक दिया है, उचित विकल्प भरना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रामू की, देखते हैं, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसका सही जवाब होगा सी। तो इसका सही जवाब सी होगा, सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर।
सी इसका राइट आंसर। सही जवाब होगा, सही वाक्य होगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, अतः विकल्प सी सही होगा। निम्न पंक्ति, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो हमारा ये मतलब प्रैक्टिस सेट्स कराने से ही नहीं है, इसको समझाने से। इसमें आपको एक कोर्स भी हो जाता जो पूरा आपको बता देते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आपको बीच बीच में हम आपको पढ़ाते भी रहते हैं, समझाते रहते हैं। समझाना, हमारा समझाना इसमें महत्व है, ना कि प्रैक्टिस सेट्स को जल्दी जल्दी से करना। तो ये चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो क्या इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो इसमें आपको जो है अलंकार की पहचान करना है कि किस अलंकार का ये एक अलंकार की पंक्तियां हैं। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो इसका सही जवाब होगा पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो ये सुनी सुनी, ये एक शब्द 2 बार आया है, एक शब्द 2 बार आया है, इसका अर्थ अलग अलग होगा। तो पानी विच मीन प्यासी, सुनी सुनी, तो ये इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के रहते हुए वे भी कार्य का ना हो पाना। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे मछली पानी में रहते हुए भी अब मछली प्यासी होने की बात की जा रही है, तो मछली की इच्छा अपूर्ण रह जाती है, हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही जवाब विशेषोक्ति अलंकार। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा देखना है, आपको बताना है इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा 20 का ए। 20 का ए सही जवाब, इस व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब ए इसका सही जवाब। तो इसका ए सही जवाब। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा मोहन इत्यादि सभी में वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है। इसमें देखो वाराणसी जो दिया, वाराणसी हम बता रहे हैं जो वाराणसी है ये एक स्थान है, और रामायण एक वस्तु है, पुस्तक है, रामचरितमानस, गंगा। तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती हो, वह व्यक्तिवाचक होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से बताइए कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जो गंगा का पर्यायवाची ना हो तो उसको बताना है। तो ऑप्शन दिए मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सूर सरिता,
तो 21 का ये सी जो है कालिंदी, कालिंदी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है वो ये मंदाकिनी भी है, भागीरथी भी है, सूर सरिता भी है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है नदीश्वरी, तिरिपथा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिणी, सूर सरिता, विष्णुपदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी यमुना का पर्याय, कालिंदी के छोड़ के जो तीनों विकल्प दिए हैं, तीनों की तीनों ही ये गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची एक बार फिर सुन लीजिए। गंगा का पर्यायवाची शब्द है नदीश्वरी, तिरपथगथा, देवपड़ा, जाह्नवी, देवनगरी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिणी, सुर सरिता, विष्णुपदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही वर्तनी शब्द को चुनना है, बताना है कि इसमें सही वर्तनी या शुद्ध, सही वर्तनी यानी कि शुद्ध शब्द को छांटना है। तो इसमें अवनति या श्रृंगार, मातृभूमि, तो ये श्रृंगार जो दिया एकदम सही सही शब्द वर्तनी, शुद्ध शब्द वर्तनी है। अन्न का शुद्ध शब्द अवनति होगा, है मुश्किल होगा, मातृभूमि होगा। श्रृंगार शब्द की वर्तनी वर्तनी शुद्ध शब्द है इन चारों में। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही जवाब होगा, इसका ये सही जवाब श्रृंगार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा, ये रहा समूह समूह सार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। जो समूह सार्थक शब्द है उसको बताना है। तो समूह से रिलेटेड है, जो समूह में आ रहा है, देखो ये भीड़ एक समूह है। शब्द भीड़ समूह है, इसमें कई सारे लोग होते हैं। जब कई सारे लोग होते हैं तो उसमें समूह बन जाता है, और अन्न नहीं है इसमें। इसका सही जवाब होगा डी, इसका सही जवाब डी, इसका सही जवाब डी, इसका सही जवाब डी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा 24 नंबर क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है, चारों विकल्प आपके सामने दिखे। प्रत्यय आपको तो पता है, प्रत्यय वो होता है जिसमें उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो अगला शब्द से जुड़कर जो शब्द बना होता है प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं जो जो प्रथम पद प्रधान होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो पीछे का पद होता है, पीछे से जुड़कर जो बना होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो आंशिक में इसका प्रत्यय होगा आंशिक ईक प्रत्यय होगा। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में ईक प्रत्यय से बने अन्य वैज्ञानिक ईक शब्द, जैसे कि ईक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटि खंड को चिन्हित करना है। जो त्रुटि खंड है उसको चिन्हित करना है। पुलिस द्वारा चोरी माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, पुलिस द्वारा चोरी माल बरामद, पुलिस द्वारा चोरी, तो इसका 25 का डी, इसका कोई त्रुटि नहीं है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, सही। 26 अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसका सही जवाब दीजिए। वधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद है, तो इसका वधूर्मी का संधि विच्छेद है वधु धन ऊर्मी, वधुधन ऊर्मी।
वधूधन ऊर्मी। तो इसका संधि विच्छेद होगा वधूर्मी का। सही जवाब इसका होगा, सही जवाब बी इसका सही जवाब। वधु के अनुसार हस्व दीर्घ आ प्लस ई बाद में क्रमशः समान हस्व या दीर्घ आ ई आय स्वर हैं तो मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। तो ये सभी दीर्घ संधि में आते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने भिन्नार्थ शब्द के चारों विकल्प दिए हुए हैं, आपको इसमें से भिन्नार्थ शब्द का चयन करना है। भिन्नार्थ जो जिसमें इस चारों से भिन्न हो। पावक, अनिल, अनल, ये तीनों के तीनों अग्नि का पर्यायवाची शब्द हैं और जो करसानु है ये भिन्न है। 27 पावक, तो इसका जो है पावक, अनल, अनिल, तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा बी इसका सही जवाब। पावक, करसानु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। करसानु पावक, अनल, करसानु, ये तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सही जवाब इसका बी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28, हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष खुशी होता है हर्ष, तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। विषाद, इसका हर्ष का विलोम शब्द विषाद होगा। तो इसका सही जवाब बी इसका सही जवाब विषाद। 29, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, गदला मैला मलिन के किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गदला मैला मलिन, तो ये मलिन 29 का सी, इसका सही जवाब गंदला मैला मलिन पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची शब्द है। धवल का अर्थ, जबकि धवल का अर्थ होता है उजला और प्रलय का अर्थ होता है विनाश। तो हम अपने इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा 29 का सी, इसका सही जवाब पंकिल इसका सही जवाब। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30, आपके सामने, आपके भी सामने हमारे भी सामने। तो आपको सही जवाब देना है। शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटना है इसमें। अभ्यस्त, तो इसका सही जवाब होगा अभ्यस्त। तो 30 का सी, इसका सही जवाब, 30 का इसका सही जवाब। अभ्यस्त शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। त्रुटि सही शब्द, शेष जो ये त्रुटिपूर्ण है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें उपवाक्य पहचानना है। तो इसमें वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, तो उपवाक्य पहचानिए। इसमें संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य क्या है ये बताना, आपको उपवाक्य पहचानना है।
तो इसका उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य इसलिए है क्योंकि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वाक्य में जो कल आया था आश्रित उपवाक्य विशेषण का उदाहरण है, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य है विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें प्रायः जो, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जो आश्रित वाक्य होता है वो उपवाक्य होता है, जो उपवाक्य इसमें दिया है वो विशेषण उपवाक्य है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे और आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें से चारों ऑप्शन दिया है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए खा, घा, जा या झा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण इसमें से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो जा जो है महाप्राण की ध्वनि नहीं है। जा ध्वनि महाप्राण की ध्वनि नहीं है। महाप्राण उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। वायु श्वास अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग महाप्राण। तो आपको हम बता दें जो महाप्राण होता है उसको कैसे पहचानते हैं। तो महाप्राण ये जो महाप्राण है, महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब सी, इसका सही जवाब जा महाप्राण होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगा से बना है? निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगा है? तो इसमें रवैया, खवैया, बचैया, डटैया। तो 33 में जो है ये खवैया, खाना क्रिया में खवैया प्रत्यय लगाने से खवैया बनता है। इस प्रकार कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त डांटना में या प्रत्यय लगाकर बना है। या प्रत्यय लगाकर बचैया शब्द बनता है। और जो ये वैया है ये खवैया में वैया प्रत्यय लगा है। तो इसका सही जवाब होगा सी। इसका राइट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो आपके हमारे सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। जो ये इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 जो हैं देवता के पर्यायवाची होंगे और एक जो देवता का पर्यायवाची नहीं है उसको आपको बताना है। इसका सही जवाब दीजिए। निर्झर, त्रिदशा, किंकर, गिरवाण। निर्झर ये देवता का पर्यायवाची है। त्रिदश ये है। ग्रीवाण है, किंकर नहीं है। किंकर देवता का पर्याय शब्द नहीं है, यह सेवक का पर्यायवाची है। किंकर जो है सेवक का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं, जैसे निर्झर, त्रिदशा, ग्रीवाण ये पर्यायवाची हैं देवता के। और जबकि किंकर सेवक का पर्यायवाची है। किंकर सेवक का पर्यायवाची है। किंकर, ये याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान में रखें, ये आपके आने वाले पेपरों में आ सकता है। हिंदी के पेपरों में यूपी पुलिस एसआई, यूपी फायरमैन पुलिस या जेल वार्डन में, हिंदी के कोई से भी पेपर में के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका 1 नंबर आ सकता है। ये जो आपको सारे बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के रखे हुए क्वेश्चन हैं।
जो आपके आगे आने वाले पेपरों में आ सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ें ना, ज़रूर ही देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहा, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा रचा गया, दोहा रत्नावली के द्वारा रचा गया है। तो हम अपने इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर रत्नावली। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये 36 का बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको ज़रूर नोट कर लें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 36। तो इसका राइट आंसर होगा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो बी इसका, सॉरी, तो बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। तो इसका बी इसका राइट आंसर, हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो यह अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही जवाब होगा बी इसका राइट आंसर। तो आपसे दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने रख सकें और हमारा चैनल आगे बढ़ सके। ताकि जब आप लाइक ही नहीं करोगे, शेयर ही नहीं करोगे, तो हमारा मनोबल भी डाउन होगा और हम आपके सामने कुछ अन्य वीडियो भी नहीं डाल पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके सामने इसी तरह से प्रैक्टिस सेट्स लाते रहें। और आगे इस चैनल को बढ़ाने के लिए, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन आगे लाने वाले हैं। तो प्लीज़ जो हमारा सहयोग करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।